नमस्कार साथियों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल जीआईजी कोचिंग पॉइंट फ्री कोचिंग विद सुनील सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पुनः आपके सामने उपस्थित हैं करंट बेस्ड जीएस जीके का प्रैक्टिस सेट 14 लेकर। साथियों, इस प्रैक्टिस सेट में हमने पूर्ववर्ती प्रैक्टिस सेटों की तरह ही बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और करंट से रिलेटेड जीएस जीके के क्वेश्चन आपके लिए लेकर मैं आया हूँ। चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार शास्त्रीय भाषा नहीं है। पहला प्रश्न तो ये हो गया, इसमें अपने आप ही बन गया कि भाषा से संबंधित संविधान की कौन सी अनुसूची है, तो वो 8वीं अनुसूची। याद रखना आपको। शास्त्रीय भाषा नहीं है तो शास्त्रीय भाषा विकल्प आपके सामने है। ए हिंदी, बी तेलुगु, सी संस्कृत और डी मलयालम। साथियों, ये शास्त्रीय भाषा क्या होती है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक 6 शास्त्रीय भाषाओं की पहचान की गई है। ऐसी भाषाएं जो पुरानी भाषाएं हैं, बहुत प्राचीन भाषाएं हैं और जिनका शास्त्रीय इतिहास भी है, तो उनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। तो बताना आपको ये है कि निम्नलिखित में से हिंदी, तेलुगु, संस्कृत और मलयालम में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है। इसका साथियों राइट आंसर आपका हिंदी। अब शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी हैं, तो 3 तो आपकी हो गई, तेलुगु, संस्कृत, मलयालम, और इसके अलावा 3 भाषाएं और हैं, तो वो है कन्नड़, कन्नड़ के बाद आपका आता है उड़िया, उड़ीसा में बोली जाने भाषा उड़िया, और इसके बाद एक और भाषा आती है, वो है आपकी तमिल। तो 6 भाषाएं हो गई आपकी, तेलुगु, संस्कृत, मलयालम, 4, 5 और 6। इसमें सबसे पहली जो भाषा है वो है तमिल। तमिल पहली ऐसी भाषा है जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। कब मिला था? तो ये मिला था 2004 में। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस सरकारी कंपनी ने, किस सरकारी कंपनी ने कृष्णा गोदावरी बेसिन के गहरे समुद्र से तेल उत्पादन शुरू कर दिया? अभी आपने सुना होगा कि आपका जो बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन है, इसको केजी बेसिन भी कहा जाता है। केजी का मतलब होगा कृष्णा और गोदावरी। इस बेसिन से के गहरे जो समुद्र है बंगाल की खाड़ी, वहाँ से तेल का उत्पादन शुरू हो गया। ये किस कंपनी ने शुरू किया है? BPCL, HPCL, ONGC या इंडियन ऑयल। साथ इसका राइट आंसर है आपका ONGC। अब क्या है साथियों ये? तो ये जो परियोजना थी केजी बेसिन की, क्लस्टर 2 परियोजना, इसके तहत ONGC ने बंगाल की खाड़ी की कृष्णा गोदावरी बेसिन से तेल का उत्खनन शुरू कर दिया। अब ONGC क्या है? तो इसकी स्थापना की गई तो 1956 में। 1956 में सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। यह देश का सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला तेल और गैस खोजकर्ता उत्पादक है। भारत के कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन का लगभग 70% का जो प्रोडक्शन करता है, कौन करता है? ONGC। चलते अगले प्रश्न की ओर साथियों। भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? विकल्प आपके सामने, ए अटल सेतु, बी भूपेन हजारिका सेतु, सी महात्मा गांधी सेतु और डी विक्रमशिला सेतु। साथ ही इससे पहले जो सबसे बड़ा पुल था वो था भूपेन हजारिका पुल। ये बिहार में गंगा नदी पर बना हुआ था। लेकिन अब वर्तमान में जो है सबसे लंबा पुल है वो है आपका अटल सेतु। ये कहाँ पर बना है?
इसका ए ऑप्शन सही है। और ये बना कहाँ पर है? तो ये जो है आपका मुंबई में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से ये बनाया गया है। इसको अटल सेतु न्यावा शेवा श्री लिंक भी कहा जाता है। और इसकी लंबाई है 16.5 किलोमीटर। और टोटल है ये 21.8 किलोमीटर का। इतना क्षेत्रफल 16.5 का समुद्र में है और ज़मीन पर है आपका 5.5 किलोमीटर। ये कहाँ पर है? ज़मीन पर। टोटल इसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर। तो ये आपका नया सबसे बड़ा पुल हो गया है भारत का। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत का किस देश के साथ लिथियम खनन क्षेत्र में द्विपक्षीय समझौता हुआ है? तो लिथियम क्या होता है? एक लिथियम ऐसी धातु होती है जिससे कि अच्छी गुणवत्ता वाली बैटरियां बनाई जाती हैं। और इन जो अच्छी गुणवत्ता वाली बैटरी हैं, इन्हीं से सोलर सिस्टम वाला सिस्टम आपका पूरा, या जो है मोटर वाहनों में ये ईवी बन रहे हैं, या जो सूर्य घर योजना है उसमें अच्छी क्वालिटी की आपकी बैटरियां मिल सकेंगी। तो इससे ये सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक सही उपयोग हो सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है। इसका लिथियम से रिचार्जेबल बैटरी भी बनाई जाती है, मोबाइल की चिप भी बनाई जाती है, डिजिटल कैमरा या मोबाइल की लैपटॉप की बैटरियां भी, डिजिटल कैमरे की बैटरियां भी इससे बनाई जाती हैं। और ऐसी बैटरी होती है जो रिचार्जेबल होती है, पुनः रिचार्ज की जा सकती है। तो ये समझौता साथियों हुआ है भारत का अर्जेंटीना के साथ। किस चीज़ के साथ? अर्जेंटीना के साथ। इसका राइट आंसर है। और साथियों जो अर्जेंटीना देश है इसके बारे में पिछले प्रैक्टिस सेट में भी हमने आपको बताया था कि जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में इस समय अध्यक्षता कर रहा है रूस, और 5 सदस्य इसके पुराने थे और 5 सदस्य इसमें नए और मिले, लेकिन 6 शामिल होना चाहते थे। लेकिन जैसे ही अर्जेंटीना में सत्ता परिवर्तन हुआ तो यहाँ के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया और उन्होंने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। तो ये भी आपको पूछा जाएगा कि किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने का प्रस्ताव वापस ले लिया। पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने क्वेश्चन कराया था आपको, तो याद रखना अर्जेंटीना है। और अर्जेंटीना में बड़ी मात्रा में जो है लिथियम के भंडार पाए जाते हैं। तो भारत की जो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड कंपनी है उसको 5 ब्लॉक मिले हैं लिथियम आयन के, जिन पे ये उत्खनन करेगी। इसकी कुल लागत लगभग 200 करोड़ रुपये होगी। चलते अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य सरकार ने आदिवासियों के विकास और सशक्तिकरण के लिए लाभ योजना शुरू की है? अब लाभ योजना क्या है? तो लाभ का फुल फॉर्म है लघु वन उपज, यानी आदिवासियों से जो वन उपज से संबंधित उत्पाद हैं उनका सीधा सीधा खरीद करेगी सरकार ये। इससे क्या होगा? आदिवासियों का विकास और सशक्तिकरण होगा। इसको स्थानीय भाषा में लघु वर्ण जातीय द्रव्य क्रय भी कहा जाता है। साथ ही योजना शुरू की गई है आपके उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में। और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने 100% राज्य सरकार का वित्त पोषित ये योजना है और इसका उद्देश्य आदिवासियों का विकास और सशक्तिकरण करना है। अब इसके अंतर्गत पौधों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बनाए जाने वाले जो वन उत्पाद हैं, जैसे बांस है, ब्रश है, स्टम्प, बेत, तसर, कोकून, शहद, मोम, लाख, तेंदुपत्ता आदि, इनकी खरीद सीधे सीधे सरकार करेगी। तो आदिवासियों को अपने उत्पादों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में विलियम लाई को चुना गया है? विलियम लाई जो है किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? विकल्प आपके सामने। ए वियतनाम, बी ताइवान, सी मलेशिया और डी फिलीपींस। विलियम लाई साथियों जो बने राष्ट्रपति बनाए गए हैं, किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? वियतनाम, ताइवान,
मलेशिया या फिलीपींस। तो ये बने हैं आपके ऑप्शन नंबर बी ताइवान। ताइवान वही है जो चीन का पड़ोसी है और चीन इसको अपना ही भाग मानता है वन चाइना पॉलिसी के तहत। लेकिन ये अपने आप को ताइवान स्वतंत्र देश बताता है और यहाँ पर उद्योग धंधे बहुत ही अच्छे हैं। सिलिकॉन वैली भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर जो चिप बनती हैं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चिपें बनाने का काम होता है वो ताइवान में ही होता है। और आए दिन आप समाचार पत्रों में देखते होंगे कि चीन की वायुसेना या चीन की जो है ये भी इसकी सीमा का आक्रमण करते रहते हैं और चीन कहता है कि ये चीन का ही भाग है, चीन इसको अपने में मिलाकर रहेगा, इसलिए क्षेत्र में तनातनी बनी रहती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व की सबसे अमीर महिला फ्रांसुआ वेटनफोर्ट मायर्स किस देश की निवासी है? विश्व की सबसे अमीर महिला फ्रांसुआ वेटनफोर्ट मायर्स, फ्रांसुआ वेटनफोर्ट मायर्स जो है विश्व की सबसे अमीर महिला हैं, ये किस देश की निवासी हैं? विकल्प ए है आपके सामने संयुक्त राज्य अमेरिका, विकल्प बी है फ्रांस, विकल्प सी है ब्रिटेन और विकल्प डी है इटली। साथियों ये जो आपकी फ्रांसुआ वेटनफोर्ट मायर्स हैं ये फ्रांस की निवासी है। कहाँ की है? फ्रांस की निवासी हैं और इनकी माँ भी जो है विश्व की नंबर 1 अमीर महिला रह चुकी हैं। और मायर्स की जो कंपनी है वो आपने देखी होगी महिलाएं, ला ओरियल। तो कॉस्मेटिक का सामान बनाती है, बढ़िया कंपनी है आपकी ला ओरियल। तो इसकी ये मतलब जो है इसकी उत्तराधिकारी हैं या इसकी ये ऑनर है। कौन? फ्रांसुआ वेटनफोर्ट मायर्स। तो यदि कभी आप कॉस्मेटिक लेने जाएं तो देखें ला ओरियल जो है बहुत ही अच्छी कंपनी है, तो समझ लेना कि हमारा जो है पैसा कहाँ जा रहा है? वेटनफोर्ट मायर्स के पास जा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत ने हाल ही में डेजर्ट साइक्लोन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश के साथ किया? डेजर्ट साइक्लोन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश के साथ किया? विकल्प ए है आपका मिस्र, बी कतर, सी संयुक्त अरब अमीरात और डी सऊदी अरब। आपको बताना ये है कि डेजर्ट साइक्लोन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश के साथ भारत ने किया। बगल में आप देख रहे होंगे रेगिस्तान दिख रहा है आपको। इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर है आपका संयुक्त अरब अमीरात, सी UAE, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। तो ये जो है 2 से 15 जनवरी के बीच भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गया। यह कहाँ किया गया? तो जो आपके राजस्थान की महान फायरिंग रेंज है पोखरण, वहाँ पर ये आयोजित किया गया। और यह दोनों देशों की सेनाओं का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास था। तो पहला और अंतिम याद रखना होता है साथियों। तो पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास था डेजर्ट साइक्लोन किसके साथ? संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत का। कहाँ पर हुआ था? ये राजस्थान में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलें हम। हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के मध्य संयुक्त विशेष बल अभ्यास किस नाम से किया गया? ऑप्शन आपके सामने ए डेजर्ट साइक्लोन, बी है आपका साइक्लोन, सी शदातंशिक और डी ऑपरेशन गर्भ। साथ ही इसमें मिस्टेक है आंसर में। जो ऑप्शन इसके हैं एक ऑप्शन इसमें और होना चाहिए, ऑपरेशन गरुड़ नहीं, इसकी जगह आपको लिखना है खंजर। खंजर। साथियों भारत और किर्गिस्तान के बीच जो संयुक्त विशेष बल अभ्यास किया गया उसका नाम है खंजर। खंजर नाम है इसका। और ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह नामक स्थान पर किया गया। कौन सा संस्करण था? तो ये 11वां संस्करण था।
ये 11वां संस्करण था भारत और पाकिस्तान के बीच में। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था आतंकवाद विरोधी एवं विशेष बलों के संचालन में अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करना। चलते अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरा भालू खोजा गया था? दुर्लभ तिब्बती भूरा भालू खोजा गया था। ये भूरा तो नहीं है लेकिन भालू है, तो चित्र दिया गया है इसका। दुर्लभ भूरा भालू कहाँ खोजा गया था, किस राज्य में, जिसे तिब्बती नीले भालू के नाम से भी जाना जाता है? विकल्प आपके सामने: ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी नागालैंड और डी सिक्किम। साथ ही भूरा भालू आपको जो मिला था वो मिला आपके सिक्किम स्टेट में। कहाँ पर? सिक्किम स्टेट में मिला था। और यह भालू दुनिया में भालुओं की सबसे दुर्लभ उपप्रजातियों में से एक है, जो जंगल में बहुत कम देखा जाता है। यह सर्वाहारी प्रजाति मानी जाती है तथा इसके आहार में आमतौर पर अल्पाइन वनस्पति और मरमोट शामिल होती है। और ये 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अल्पाइन जंगलों, घास के मैदानों में निवास करता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत का किस देश के साथ संयुक्त विशेष बल अभ्यास, वाला नहीं, विशेष बल संयुक्त विशेष बल अभ्यास किस देश के साथ किया गया? साइक्लोन नाम से। क्या नाम? साइक्लोन। विकल्प आपके सामने: ए जॉर्डन, बी मिस्र, सी नामीबिया और डी सीरिया। एक तो साथियों था ऑपरेशन डेजर्ट साइक्लोन, तो वो तो आपका संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया गया था। लेकिन साइक्लोन मिलते जुलते नाम है, तो आपको विशेष याद रखना है कि डेजर्ट साइक्लोन किसके साथ? यूएई के साथ। और जो साइक्लोन किया जो है संयुक्त विशेष बल अभ्यास था, वो साइक्लोन किया गया था आपके मिस्र के साथ। किसके साथ? इजिप्ट के साथ। और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये इजिप्ट में ही हुआ था। वहाँ एक जगह है अंसास, जगह का नाम है अंसास। अंसास नामक जगह पर हुआ था। कहाँ पर? मिस्र में। और ये इसमें भाग लेने के लिए 25 भारतीय सेना के जवानों की टुकड़ी मिस्र पहुंची थी। ये दूसरा संस्करण था। कौन सा था? सेकेंड एडिशन। सेकेंड एडिशन था, ये दूसरा संस्करण था भारत और मिस्र के बीच में डेजर्ट साइक्लोन वाला जो किया जा रहा है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? विकल्प आपके सामने: ए हैदराबाद, बी बेंगलोर, सी चेन्नई और डी विशाखापट्टनम। तो ये साथियों विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किया गया था आपके बेगमपट्ट हवाई अड्डा था, और किया गया था ये आपके हैदराबाद में। कहाँ पर? बेगमपट्ट हवाई अड्डा। बेगमपट्ट हवाई अड्डा हैदराबाद। यहाँ पर हैदराबाद में आपको याद रखना है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस स्थान पर आयुष दीक्षा की आधारशिला रखी? कौन सी योजना लागू की गई? आयुष दीक्षा एक अभियान शुरू किया गया, उसकी आधारशिला कहाँ पर रखी गई ये बताना है आपको। इस विकल्प आपके सामने: ए दिल्ली, बी बेंगलोर, सी भुवनेश्वर और डी हैदराबाद। आपको बताना ये है कि आयुष दीक्षा नामक ये जो कार्यक्रम चलाया गया, इसकी आधारशिला कहाँ पर रखी गई? तो ये जो है आयुष दीक्षा है, ये केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान के तहत एक संस्था है। और आयुष दीक्षा का कार्य क्या है? ये पेशेवरों के लिए, जो आयुष पेशेवर हैं उनके लिए मानव संसाधन विकास हेतु अपनी तरह का पहला केंद्र है।
यह केंद्र सामान्य रूप से आयुष और विशेष रूप से आयुर्वेद के सभी हितधारकों को राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करेगा और इसकी आधारशिला रखेगी साथियों आपके भुवनेश्वर में। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर भुवनेश्वर कहाँ? ये उड़ीसा की कैपिटल है, यहाँ पर ये आधारशिला की रखी गई। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जाक्सा किस देश की स्पेस एजेंसी का नाम है? ये बताना है आपको। जाक्सा किस देश की स्पेस एजेंसी का नाम है और ये हाल ही में चर्चा में क्यों है? विकल्प आपके सामने: ए साउथ कोरिया, बी जापान, सी फ्रांस और डी कनाडा। साथियों इसका राइट आंसर है आपका जापान। अभी चर्चा में क्यों है? तो जाक्सा जो स्पेस एजेंसी है, जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, इसके स्मार्ट लैंडर और इन्वेस्टिगेटर मून के नाम पर इसने स्लिम नाम का एक अंतरिक्ष उपग्रह भेजा। कहाँ पर भेजा? ये आपके भेजा मून पर। कहाँ भेजा? मून पर भेजा, जो आपके चंद्रमा है यहाँ पर भेजा इन्होंने। और ये चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक इसने लैंडिंग कर ली। तो इसी के साथ ये 5वां देश बन गया जो है आपका चंद्रमा पर जिसका यान उतर चुका है। तो पहला कौन सा है? यूएसए, रसिया, चाइना, इंडिया और ये 5वां बन गया आपका कौन? जापान। तो 5 देश ऐसे हो गए हैं जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर अपना झंडा गाड़ दिया है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करके मौत की सज़ा दी गई? साथियों हम जो सांस लेते हैं उसमें प्रतिदिन नाइट्रोजन होती है, लगभग 78% नाइट्रोजन होती है, लेकिन वो मिश्रित अवस्था में होती है और न्यूट्रल होती है। लेकिन यदि अकेली नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाए और जो सक्रिय अवस्था में हो तो वो मौत का कारण बन जाएगी। तो एक देश में पहली बार किसी एक अपराधी को मौत की सज़ा दी गई। वो कैसे दी गई? उसको दी गई आपको नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करके, और उस पर एक चेहरे पे मास्क लगा दिया गया, मास्क बांध दिया गया, उसमें नाइट्रोजन गैस छोड़ दी गई। उसके ऑक्सीजन नहीं थी, नाइट्रोजन की कमी मतलब ऑक्सीजन की कमी होती चली गई और वो नाइट्रोजन से सांस जैसी लेता रहा। तो नाइट्रोजन शरीर को निष्क्रिय करने वाली गैस है और जैसे ही शरीर के अंदर प्रवेश करती है व्यक्ति के अंदर ऑक्सीजन को ख़त्म कर देती है और बेचारे उसको बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हुई। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के उच्चायुक्त थे, जो मानवाधिकार संस्थाएं थीं, उन्होंने इसको इस प्रथा को अमानवीय और मनुष्य की गरिमा के खिलाफ बताया है और कहा है कि इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। और ये प्रयोग कहाँ किया गया? तो ये प्रयोग वहाँ किया गया। विकल्प पहले आपके सामने है: ए जापान, बी उत्तर कोरिया, सी अमेरिका और डी रूस। तो उस देश में इसका प्रयोग किया गया जो हमेशा दूसरे देशों पर मानवाधिकार संरक्षण के लिए मानवाधिकार उल्लंघन की दुहाई देता रहता है। वो कौन है? अमेरिका। तो अपने यहाँ नहीं देखेगा क्या स्थिति हो रही है दूसरे देशों में। ये दूसरे देशों के मामले में अपनी टांग घुसड़ने की इसकी आदत है। ये अपनी सुविधा के हिसाब से ऐसा काम करता रहता है। तो यहाँ पर इसके देश में ही अमेरिका में पहला ऐसा व्यक्ति था जिसको नाइट्रोजन के प्रयोग से मृत्यु दी गई और वो बहुत ही दर्दनाक मृत्यु थी। तो मृत्युदंड के लिए ये जो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया गया, इसका मानवाधिकार संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुत इसकी घोर निंदा की है। कहा है कि इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? जो भी लोग IAS की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के, उनको पता होगा कि परीक्षा कौन ऑर्गेनाइज कराता है। वो कराता है आपका संघ लोक सेवा आयोग। और इसके चेयरमैन कौन है ये बताना है आपको। तो संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन विकल्प आपके सामने: ए डॉक्टर मनोज सोनी, बी शीलवर्धन सिंह, सी अरुण कुमार और डी अनिल कुमार। इसके साथ ही राइट आंसर है आपका डॉक्टर मनोज सोनी। ये 2023 में संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाए गए थे। और शीलवर्धन सिंह हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं।
ये सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं। और अनिल कुमार की यदि बात करें तो ये, चलो आगे प्रश्न एक आएगा उसमें बातचीत करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प आपके सामने अनिल कुमार लोहाटी, बी निर्मली पांडे, सी चौधरी जगदीश सिंह और डी जी राम मोहन राव। साथियों, ट्राई क्या है? भारत में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का नाम है ट्राई। और इसका कार्य क्या है? तो भारत में दूरसंचार पर नियंत्रण हेतु एक स्वायत्त नियामक प्राधिकरण है। और इसका गठन जो है भारत सरकार द्वारा कब किया गया था? 1997 में, 1997 में इसका जो है गठन किया गया था। और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो हैं आपके अनिल कुमार लाहोटी, ये नियुक्त किए गए हैं। और इन्होंने जो है इसका स्थान लिया, तो वो स्थान लिया पीडी वाघेला का। पीडी वाघेला, पीडी वाघेला का इन्होंने स्थान लिया है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 16वें वित्त आयोग का 16th हाल ही में किसे 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विकल्प है ए राजेंद्र सिंह, बी अरविंद पनगड़िया, सी जी.के. रॉय और डी अश्विनी कुमार। तो ये जो है वित्त आयोग नया गठन किया गया। ये क्या करता है वित्त आयोग? ये केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में अपनी रिकमेंडेशन देता है, सिफारिशें देता है। तो जो भारत सरकार की आय है उसमें कितना हिस्सा केंद्र के पास रहना चाहिए, कितना हिस्सा राज्यों में बांटा जाना चाहिए, इसके लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और यह एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों पर सुझाव देता है। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच हस्तांतरण टैक्स का जो हस्तांतरण है वह और राजस्व वृद्धि के उपायों का सुझाव देने के अलावा आपदा प्रबंधन पहल के वित्त पोषण की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा भी करेगा। तो ये बनाए गए साथियों आपके 16वें वित्त आयोग अध्यक्ष हैं आपके ऑप्शन बी अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया जी जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इससे पहले नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलें। हाल ही में किसे जो है सशस्त्र सीमा बल का एसएसबी, जिसको बोलते हैं सशस्त्र सीमा बल या एसएसबी कहेंगे इसे, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक बनाया गया है। विकल्प आपके सामने ए वी.के. सिंह, बी दलजीत चौधरी, सी सीलवर्धन सिंह, डी आर.के. अय्यर। साथियों ये इसका राइट आंसर है आपका दलजीत सिंह चौधरी। ये दलजीत सिंह चौधरी उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी अपनी सेवा दे चुके हैं, पुलिस के विभाग में भिन्न भिन्न पदों पर रहे हैं। और ये इनको जो है सेवानिवृत्त के आखिरी तारीख तक की अवधि के लिए एसएसबी के महानिदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। और इन्होंने अनीश कुमार दयाल सिंह का स्थान लिया। इससे पहले अतिरिक्त प्रभार किसके पास था इसका एसएसबी का? तो वो था अनीश दयाल सिंह के पास, उनसे इन्होंने चार्ज लिया दलजीत चौधरी ने। एसएसबी का कार्य क्या है साथियों? तो एसएसबी नेपाल और भूटान के साथ लगी भारत की सीमाओं की रक्षा करती है। किसके साथ? नेपाल और भूटान के साथ लगी हुई सीमाओं की। नेपाल और भूटान सीमा पर जो हमारा बल लगा रहता है उसको कहते हैं हम एसएसबी। क्या कहते हैं? एसएसबी। और जो आपके तिब्बत बॉर्डर पर लगा रहता है उसको बोलते हैं हम आईटीबीपी। क्या कहते हैं? आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये आईटीबीपी कहते हैं। असम की तरफ असम राइफल होता है, बीएसएफ पाकिस्तान की तरफ बॉर्डर में लगा रहता है, पाकिस्तान या आपकी जे एंड के।
फिर दलजीत सिंह चौधरी को एसएसबी का महानिदेशक बनाया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। भारतीय जनता पार्टी के किस वरिष्ठ नेता को हाल ही में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ए डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, बी बंगारू लक्ष्मण, सी जेपी नड्डा और डी लाल कृष्ण आडवाणी। साथियों, हाल ही में 4-5 लोगों को जो है आपके कलम ने पिछले उस लेक्चर में बात की थी कि कर्पूरी ठाकुर को भी दिया गया था, आपके एम.एस. स्वामीनाथन को भी दिया गया, और एक आपके चौधरी चरण सिंह को भी घोषणा की गई, और उसी में से एक हैं आपके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता LK आडवाणी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, इनको भी भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। LK आडवाणी का जन्म जो है 1927 को पाकिस्तान के कराची में हुआ था। उस समय ये अपना देश सम्मिलित देश था, और इनको जो है पहले से ही पद्म भूषण और पद्म विभूषण नाम के जो है सम्मान मिल चुके हैं। ये आडवाणी जी 5 बार लोकसभा और 4 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, और केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी ये रहे हैं, और देश के गृह मंत्री भी रहे हैं। इनको जो है जीवित रहते ही भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा भारत सरकार द्वारा की गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन हैं? पुस्तक का नाम है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। विकल्प आपके सामने। ए MJ अकबर, बी आरिफ मोहम्मद, सी गिरिराज किशोर और डी साध्वी रितंबरा। तो आपको बताना है कि राम मंदिर एक राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक किसने लिखी है? MJ अकबर, आरिफ मोहम्मद, गिरिराज किशोर और साध्वी रितंबरा। साथ ही ये पुस्तक लिखी है आपने, साध्वी रितंबरा ने नहीं लिखी है, गिरिराज किशोर ने नहीं लिखी है। ये पुस्तक लिखी है आपके आरिफ मोहम्मद ने। इसने आरिफ मोहम्मद ने। ऐसा न देख के चले जाना आप, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर साझी विरासत है तो किसने लिखी होगी? साध्वी रितंबरा ने लिखी होगी, ऐसा सोचेंगे आप, लेकिन ये गलत है। इसीलिए मैंने प्रश्न आपके लिए दिया है कि आप परीक्षा में यदि प्रश्न आए तो आप इसको गलत ना करें। ये राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नामक पुस्तक लिखी है आरिफ मोहम्मद ने। अगले प्रश्न की तरफ चलें। किस दिवस को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय, ये जो है क्षमा कीजिएगा टेक्निकल एरर के लिए, राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है आपको 5 जनवरी की तिथि। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? विकल्प आपके सामने। ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक और डी आंध्र प्रदेश। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में 4 स्थान पर ये हुआ। ये आपका चेन्नई, दूसरा स्थान रहा आपका त्रिची, तीसरा स्थान रहा मदुरई और चौथा स्थान रहा आपका कोयम्बटूर। 4 स्थानों पर खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया। किस राज्य में है? ये आपके तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु के 4 शहरों में चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन किया गया। चलते अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किस भारतीय क्रिकेटर को क्रिकेटर ऑफ द ईयर का (2024) का अवार्ड से सम्मानित किया है? विकल्प आपके सामने। ए हार्दिक पांड्या, बी यशस्वी जायसवाल, सी शुभमन गिल और डी देवदत्त पडिक्कल। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका शुभमन गिल।
2024 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने हैदराबाद में भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इन्होंने 2023 में सम्मानित सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए पाली उमरीगर पुरस्कार भी 2023 का इन्होंने जीता था। चलते अगले प्रश्न की तरफ। फीफा ने बेस्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड 2023 किसे दिया है? विकल्प आपके सामने। फीफा जो फुटबॉल की सबसे सर्वोच्च संस्था है, तो ये फुटबॉल के जितने भी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होते हैं सब फीफा के माध्यम से ही होते हैं। फीफा ने जो है बेस्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड 2023 का किसको दिया है? विकल्प आपके सामने। ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बी सुनील छेत्री, सी लियोनेल मेसी और डी काइलिन म्बाप्पे। काइलिन म्बाप्पे जो है फ्रांस के कैप्टन हैं। साथियों ये पुरस्कार जो फीफा ने दिया है वो दिया है आपके लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं और मेसी ने पिछले 4 वर्षों में तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है और इसके लिए 3 प्लेयर्स का नाम नॉमिनेट किया गया था। कौन कौन थे? तो लियोनेल मेसी थे, दूसरे थे आपके अर्लिंग हालैंड के और आपके तीसरे थे किलियन म्बाप्पे जो है आपके जो काइलिन म्बाप्पे फ्रांस के जो कैप्टन हैं, ये इनका नाम भी इसमें नॉमिनेशन में था, लेकिन जीता किसने? लियोनेल मेसी ने जीता। और लियोनेल मेसी ने 2019 में भी पुरस्कार जीता था और 2022 में भी यह पुरस्कार जीता था। चलते अगले प्रश्न की तरफ। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? बताना आपको ये बंगाल का विभाजन कब हुआ था साथियों? तो बंग भंग हुआ था आपको 1905 में। 1905 में उस समय जो है भारत का वायसराय कौन था ये बताना आपको। विकल्प में ए आपके सामने लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड लिनलिथगो, डी लॉर्ड हार्डिंग। इनमें से जो बंगाल विभाजन के समय 1905 में जो वायसराय था वो कौन था? वो था लॉर्ड कर्जन। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? ए बारहमिहिर, बी कौटिल्य, सी पुष्यगुप्त और डी हॉल। आपने ये तो सबको आता होगा, लेकिन एक आध प्रश्न सरल भी होता है साथियों। एक आध प्रश्न सरल प्रत्येक परीक्षा में देखने को मिलता है, तो यहाँ भी हमने आपके लिए बहुत सरल प्रश्न रखा है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? आपके कौटिल्य थे। आप देखिए यूजीसी नेट परीक्षा में पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है उसका पेपर था और प्रश्न आया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस सन में की गई थी। सोचिए कितना सरल प्रश्न। संयुक्त जो व्यक्ति नेट की परीक्षा देने जा रहा है और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से, और उसको ही पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, डेट भी नहीं पूछा, किस वर्ष में हुई थी, तो ऐसे प्रश्न एक आध सरल भी परीक्षा में रखे जाते हैं। चलते अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? विकल्प हैं आपके सामने। ए बाल गंगाधर तिलक, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी सुभाष चंद्र बोस और डी जवाहरलाल नेहरू। तो बताना है आपको कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। उन्होंने जो दांडी मार्च हुआ था उसको उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी के दांडी मार्च की तुलना उन्होंने नेपोलियन के एल्बा द्वीप के पेरिस मार्च से की थी। चलते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में सम्मिलित मूल कर्तव्य, जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य साथियों मूल कर्तव्य का विचार संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है? पहले तो बताएं आपको मूल कर्तव्य होते क्या हैं। जो मूल कर्तव्य हैं आपके, ये संख्या इनकी है 11। वर्तमान में संख्या में कितने हैं?
11 हैं और ये किस में जोड़े गए हैं? अनुच्छेद तो 51 का के तहत ये जोड़े गए हैं भारतीय संविधान में 51 का में, और ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। 42वें संशोधन द्वारा ये जोड़े गए थे। 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा ये भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। और ये विचार लिया गया था मूल कर्तव्य का, वो लिया गया था रूसी संविधान से। कहाँ से लिया गया था? रूसी संविधान से मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया था। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यह भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? विकल्प आपके सामने: ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी मिजोरम। साथियों, ये जो कर्क रेखा गुजरती है वो गुजरती है आपके 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यदि 8 राज्य आपको पता हैं तो आपको कतई कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो आज पहले हम 8 राज्यों की बात ही कर लेते हैं। उत्तर भी आपको साथ ही साथ मिल जाएगा। तो यदि हम उत्तर से बात करें तो गुजरात यहाँ दिया गया है, मध्य प्रदेश दिया गया है, इसके बाद आता है आपका राजस्थान, ये हो गया आपका तीसरा। ठीक है, राजस्थान के बाद आता है आपका राजस्थान के बाद की यदि हम बात करें तो राजस्थान के बाद आपका आता है झारखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड के बाद आपका आता है पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर की बात करें तो त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। तो आपका इसमें से उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसके से ऊपर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगर आप पूर्व से बात करें तो पूर्व से आप सबसे पहला राज्य पड़ता है आपका मिजोरम, उसके बाद आपका त्रिपुरा आता है, त्रिपुरा के बाद पश्चिम बंगाल आता है, फिर आपका आता है झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान और अंत में गुजरात। 8 राज्य हैं। पश्चिम से याद करो: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ऐसे 8 स्टेट हैं, ये आपको याद रखना है। पूछा जाए इससे कई प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस राज्य से होकर गुजरती है या किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, कैसे भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। सीधा सीधा आपको याद रखना है कितने? 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और तटरेखा वाले के राज्य कितने हैं? तो 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी तटरेखा है। तटरेखा की बात करें तो गुजरात से शुरू कर दो: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ऐसे 9 राज्य हैं। सबसे बड़ी जो तटरेखा है वो गुजरात की है, सबसे छोटी तटरेखा है वो आपके गोवा की है। साथ ही इसी के साथ ये आपका आज का जो है मैं जो प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ वो ख़त्म हुआ। और साथ ही में ऐसे ही आपको मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये कलेक्शन बहुत ही पसंद आया होगा और परीक्षा के लिए आपकी बहुत ही उपयोगी होने वाला है। किसी भी परीक्षा में यदि आप देखें GS GK के जो प्रश्न देखेंगे तो आपको हमारे ये प्रश्न और इनका डिस्क्रिप्शन आपको जेहन में अवश्य आएगा और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये होने जा रहा है। मैं ऐसी श्रृंखला लेकर आगे भी आता रहूँगा और सब्जेक्ट वाइज भी अलग अलग क्लास में लेकर आता हूँ। तो आप हमारे YouTube चैनल GIG कोचिंग पॉइंट फ्री कोचिंग विद सुनील सर में जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल का नाम है GIG कोचिंग पॉइंट। GIG कोचिंग पॉइंट। इसमें आप बने रहेंगे तो उम्मीद है कि आपको GS GK के लिए कहीं भी परेशान होना नहीं पड़ेगा। थैंक यू सो मच साथी। मैं ऐसे कलेक्शन आपके लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।